हेलो बच्चों, मैं हिंदी शिक्षिका रीना आज के इस ऑनलाइन की कक्षा में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 से पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा लेकर उपस्थित हुए हैं। लेखक बचेंद्री पाल की इस यात्रा का वर्णन जहाँ तक हम कल पढ़े थे बच्चों, वहाँ से आगे की पढ़ाई आज हम करेंगे। या यूँ कहें कि एवरेस्ट पहुँचने की यात्रा लेखिका के साथ साथ हम भी करेंगे। बच्चों, पढ़ाने से पहले कुछ तस्वीर भी मैं दिखाना चाहूँगी कि लेखिका कैसे कैसे रास्ते से होते हुए अपने मंजिल तक पहुँचती है। बच्चों, अगर हम अपने हौसलों को बुलंद रखेंगे तभी हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। तो आइए उन तस्वीरों को देखते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं एवरेस्ट बेस कैंप का यह दृश्य कितना ही पथरीला। देखिए ये रास्ता कैसा है, कितना पथरीला है बच्चों, जिस पे चलकर लेखिका अपने मंजिल को पा सकी हैं। दूसरा दृश्य एवरेस्ट शिखर एवं आसपास का दृश्य। ये दृश्य देख रहे हैं बच्चों, ऐसा लग रहा है मानो अभी ही ऊपर से सारा आकाश हमारे ऊपर गिरने वाला हो। प्लूम यानी फूल तेज हवा के चलने से बनता है। देखिए बच्चों, तेज हवा के चलने से कैसा ये पहाड़ जैसा दृश्य बन जाता है। बर्फ की नदी ग्लेशियर के बहने का एक विहंगम दृश्य। ग्लेशियर यानी कि बर्फ की नदी, ग्लेशियर यानी कि बर्फ की नदी। देख रहे हैं बच्चों, इसका दृश्य कितना भयानक लग रहा है। ये तो थी दृश्यों की बात जिस पर चलकर लेखिका अपने मंजिल तक पहुंचती है। अब हम पढ़ेंगे आगे की। कल हम पढ़े थे वह बच्चों कि हम 2 महिला यानी कि सिर्फ 2 महिला ही बच गई थी। यानी कि हम लोग पढ़े थे कि कैंप 1 पर पहुंचने की वाली केवल 2 महिलाएं बची हुई थी। उसके आगे की पढ़ाई आज हम करेंगे। अंग दोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यानी कि 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने अपना कैंप लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेनजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। यानी बच्चों, सब लोग अपना अपना परिचय दे रहे थे। तब लेखिका अपना परिचय देती है कि मैं तो बिल्कुल ही नौसिखिया मतलब कि मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, यानी अभी अभी सीख रही हूँ, नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। बच्चों, उन्होंने लेखिका बचेंद्री पाल के हौसलों को बढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हें तो बहुत पहले ही इस शिखर पर यानी कि एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाना चाहिए था और तुम एक पर्वतीय लड़की लग रही हो, तुम जरूर ही अपने मंजिल को पा सकोगी। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लोहुत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। बच्चों, ये कह रही हैं कि 15-16 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये अपने कैंप यानी अपने लगाए गए तंबू में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे, यानी कि उस कैंप में 10 व्यक्ति थे। लोपसांग तसारिंग मेरे तंबू में थे, यानी कि उस समय जो भी व्यक्ति थे उनका नाम था लोपसांग तसारिंग, मेरे यानी कि उनके ही तंबू में थे।
एनडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। बच्चों, वो कह रही हैं दिन भर की थकी जब वो सो रही थी गहरी नींद में, रात में वो गहरी नींद में सो जाती हैं, अचानक उनकी नींद खुलती है और ऐसा लगता है जैसे कोई भारी भरकम चीज से वो टकरा गई हों और एक जोरदार धमाका होता है। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी, बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। बच्चों, तभी एक हिमपात हुआ, यानी कि हिमपात मतलब कि बर्फ का बड़ा टुकड़ा उनके शरीर पर गिरता हुआ, लुढ़कता हुआ उनसे होकर गुजर जाता है और उस समय ऐसा लगता है जैसे लेखिका सांस भी नहीं ले पा रही हो। यह क्या हो गया था अचानक बच्चों? कोई नींद में हो, यानी कि सोया हुआ हो, गहरी नींद में सोया हुआ, अचानक उस पे कोई भारी भरकम वस्तु गिरेगा तो फिर उस समय का दृश्य कैसा होगा? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोहत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा और उसका विशाल हिमपुंज बना गया था। यानी कि वो जो कह रहे हैं कि वो जो रात में जब मैं सोई हुई थी तब एक जोरदार धमाका हुआ और एक ठंडी चीज जो मुझे कुचलती हुई, मेरे शरीर को कुचलती हुई मुझसे छूकर चली गई, वो और कुछ नहीं, बर्फ का एक बड़ा सा पिंड, यानी कि बर्फ का एक बहुत बड़ा ही गोला था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस-नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। बच्चों, उस समय जो भी कैंप लगे थे, इस बर्फ के बड़े से टुकड़े को गिरने से सारे कैंप तहस-नहस हो गए थे और सभी को चोट लग गई थी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, बस सभी लोगों को चोट लगी थी और किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोब्सांग अपनी शिवस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। यानी कि बच्चों, उस समय लेखिका को बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर थोड़ा सा भी देर होता तो लेखिका शायद नहीं बच पाती, यानी कि उन्हें कुछ ज्यादा ही चोट आ गए थे। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की करे जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। यानी कि बच्चों, वो उस समय बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से उन टुकड़ों में लेखिका फंस गई थी, दब गई थी और किसी तरह से उन्हें उस बर्फ के कब्रों को खोदता हुआ उन्हें सफलतापूर्वक निकाला गया था। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य भी था। यानी कि बहुत ऊंचाई पर बच्चों ये लोग पहुंच गए थे। उस समय अचानक यह दुर्घटना होती है जिसमें शेरपा की पैर भी टूट जाती है, यानी कि उनकी टांग टूट जाती है, पैर की हड्डी टूट जाती है बच्चों। और ये
कर्नल खुल्लर कहते हैं कि ये बहुत बड़ी जबरदस्त यानी कि साहसिक कार्य था। यानी कि उस दृश्य से निकलना एक बहुत बड़ी बात थी। इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। बच्चों, इस दृश्य के बाद, इस घटना के बाद कर्नल खुल्लर लेखिका बछेंद्री पाल से पूछते हैं कि क्या तुम वापस जाना चाहोगी? इस घटना के बाद तुम वापस जाना चाहोगी यानी पीछे मुड़ना चाहोगी? तब बहुत ही साहसी पूर्वक बछेंद्री पाल उत्तर देती कि नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। यानी कि जैसे लग रहा हो कि उन्होंने अपने हौसले पर उन्हें अपने हौसलों पर पूरा विश्वास है कि वो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे विससा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। बच्चों, लेखिका खाना बनाना भी जानती थी। वो कुकिंग गैस पर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे भी किए थे। कुकिंग गैस पे वो खाना बना रही थी और वो अपने लिए चाय बना रही थी कि उसी समय जय और मीनू भी पीछे से आ जाते हैं। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। बच्चों, उस समय लेखिका को चोट आ गई थी, लेकिन वो चिंतित थी और साथ में उनका हौसला भी बुलंद था और उन्हें ये लग रहा था कि पता नहीं इस चोट में वो चढ़ाई कर पाएंगी या नहीं। वे धीरे धीरे और बच्चों, जो भी उनके साथी थे, वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि उन्हें भी चोटें आ गई थीं। दोपहर के बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। बच्चों, जो भी लोग उसमें घायल थे उन्हें लेखिका जूस और गर्म चाय पिलाने की कोशिश करती है। मैंने बर्फीली हवा में भी तंबू से बाहर कदम रखा। उस समय बच्चों, वहाँ का वातावरण बहुत ही उस समय बर्फीली हवा चलने के कारण उस समय वहाँ बहुत ही ठंड पड़ रही थी। जैसे ही कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी कि मेरी मुलाकात मीनू से हुई। यानी कि वो अपने कैंप से बाहर ही आ रही थी कि उनकी नज़र मीनू पर पड़ी और जय भी उसके पीछे था। मुझे जय जिनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उनके कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से मिलना था। यानी कि बच्चों, लेखिका कह रही हैं कि जय और मीनू उन्हें आगे जाने के लिए रोकते हैं कि आगे मत जाओ, लेकिन ये कहती हैं कि मुझे अगर वगर की से कुछ लेना देना नहीं था। वो बस यह ठान चुकी थी कि उन्हें एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरते पर मैंने की को देखा। वहां मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। बच्चों, उस कैंप में एक की नाम का व्यक्ति था। जब वो नीचे जाती हैं तो की को देखकर वो हक्का बक्का रह जाती हैं क्योंकि उसे बहुत चोट आ गई थी। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा और की उन्हें देखकर बोलती है कि तुमने इतने जोखिम भरे काम क्यों किए? बच्चों, वो अपने कैंप से निकलकर पूरे नीचे बर्फीली हवाओं को चीरती हुई वह उनके लिए जूस और चाय लेकर जाती है। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए?
की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। यानी कि की कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें भी चोट आई है, लेकिन वो बचेंद्री पाल कहती हैं कि मुझे अपने दल के सदस्यों को मदद अवश्य करना चाहिए, और वो कहती है कि मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ। इस तरह से कि उनकी बातों पर हंसता है कि अभी भी इनके हौसले कितने बुलंद हैं। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लहाटू और विससा हमें मिलने नीचे उतर आए, और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लेट आए। बच्चों, वो लोग काफी थक चुके थे, और वो नीचे आने पर, साउथ कोल वापस आने पर जैसी भी सुरक्षा थी, बस आराम की जगह देखकर कहीं भी वो लोग लेट जाते हैं। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि वो बहुत ही पथरीला और कठोर जगह, यानी कि बंजर जगह था बच्चों, जिस पे वो आके आराम से थकी होने के कारण लेट जाती हैं। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। या बच्चों, वहाँ पानी की कमी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि बर्फ को पिघलाकर चाय बनाई, और उस बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। बच्चों, यानी कि सुबह के 5:30 बजे वो अपने तंबू से निकल चुकी। चाय पिए और चाय के साथ साथ बिस्किट और आधी चॉकलेट लेकर वो अब 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौड़ जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। जब वो बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि सिर्फ अंगदौड़ जी, यानी कि अंगदौड़ जी बाहर खड़े थे और आसपास कोई नहीं था। तो बच्चों, आगे की यात्रा हम लोग कल करेंगे। लेखिका को आगे क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं उसके बारे में कल जानेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर एक साथ मैं पूरा बता दूंगी बच्चों तो आप भी नहीं समझ पाएंगे, और इस तरह से आप बोर फीलिंग करेंगे। इसलिए अब यहाँ तक रहने देते हैं बच्चों। हमने जहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया है वहाँ तक करने के लिए कुछ अभ्यास कार्य दे रही हूँ, जिससे आप भली भांति करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न अभ्यास। बच्चों, कल हम 3 प्रश्न दिए थे, आज चौथा प्रश्न है कि लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया। अभी तुरंत बच्चों हम आपको पढ़ाए थे कि लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी। बच्चों, आप दृश्य देख के पता कर लिए होंगे कि चढ़ाई की चोटी कैसी थी। सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बचेंद्री के किस कार्य से मिलता है। तो बच्चों, 3 प्रश्न हम आपको कल दिए थे करने के लिए। आज है आप लोगों के लिए चौथा, पांचवा और छठा। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। और आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चे। आशा है आप भली भांति समझ गए होंगे। कल फिर हम इस पाठ को लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद बच्चों।